नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों का इकोनॉमी का करंट है। नहीं, करंट की क्लासेज है जिसमें जो इकोनॉमी सेक्शन है वो मैं लूंगा। और इकोनॉमी के साथ सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इकोनॉमी का करंट आप तभी हैंडल कर पाएंगे, उसका करंट अफेयर्स आप तभी बना पाएंगे, चाहे वो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस प्रोस्पेक्टिव से हो, कि जब आपका स्टैटिक पोर्शन इकोनॉमी का क्लियर हो। राइट, इसे क्लोज कर दें क्या, यदि इसकी अहमियत ना हो तो? ओके ओके ओके। क्योंकि यदि इकोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल पॉलिसी से, बैंकिंग से, आरबीआई ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, जो मैंने बताया था आपको कि रिसेशन के टाइम में, मंदी के टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी बहुत हद तक काम नहीं करती, मौद्रिक नीति फेल हो जाती है, मैंने बताया था। इसके रिगार्डिंग यदि कोई भी करंट का क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को वही बच्चा हैंडल कर पाएगा, वही स्टूडेंट बना पाएगा जो उस कॉन्सेप्ट को समझ रहा हो, उस अवधारणा को समझ रहा हो। राइट, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसके लिए बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमी की क्लासेज चलती है, जो सर हैं वो लेते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमी से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी, संभावना कितनी रहती है पूछने की। और इकोनॉमी के बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस होते हैं जो हमारे आपके नज़रों से गुजरते हैं, लेकिन हम आप फाइंड आउट नहीं कर पाते ये हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये महत्वपूर्ण है या नहीं। राइट, तो इसके लिए जरूरत है कि मुझे उसकी बेसिक समझ होनी चाहिए इकोनॉमी की। राइट, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि 2023, मैंने बताया था कि जब करंट हम लोग चलेंगे तो कोशिश करेंगे कि 2023 के स्टार्टिंग से, शुरू से, क्योंकि 2023 को पूरा यदि आप कवर कर लेते हो और 2024 में, तो फिर इकोनॉमिक क्वेश्चन बन जाएंगे, करंट का कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, तो मैं आपको बताऊंगा कि करंट के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमको आपको करना चाहिए, यानी किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई टॉपिक आता है, कोई भी करंट का टॉपिक है तो उससे क्वेश्चन, प्री के भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं और मेंस के भी क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। और जब आपकी तैयारी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर, यानी एक अवधारणात्मक समझ यदि आपकी बन चुकी है, डेवलप हो चुकी है, तब फिर आप किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन बना पाने की स्थिति में होते हैं। क्वेश्चन बना पाने की स्थिति में मतलब उसका आंसर की बात मैं नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि यदि किसी भी टॉपिक से आप क्वेश्चन बना लेते हैं, यदि ये सोच लेते हैं कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन इमर्ज हो सकता है, क्या 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 क्वेश्चन बन सकता है, यदि आप उस लेवल पे सोचने लगते हो तो समझो कि तभी ही आप उसका आंसर भी दे देंगे। ठीक है, एक टीचर ने बताया था मुझे बहुत पहले कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ो तो आप ये सोचो कि इससे क्या क्या क्वेश्चन इमर्ज हो सकता है, बना सकता है एग्जामिनर। राइट, जैसे एक क्वेश्चन है 2023 में, मतलब एक टॉपिक था कि डब्ल्यूटीओ की जब बैठक थी तो उसमें मत्स्य सब्सिडी को एक्सेप्ट किया था स्विट्जरलैंड ने, डब्ल्यूटीओ का पहला कंट्री हुआ स्विट्जरलैंड, आप लोग भी सुने होंगे। तो अब वहां से क्वेश्चन प्री से भी बन सकते हैं, वहां से मेंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, मतलब 2023 में हम लोग अभी चल रहे हैं, 2023। मैंने सोचा था कि दो चार टॉपिक लेके चलूंगा ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन, कुछ टॉपिक को हम आपको बताएंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका जिक्र करेंगे। ठीक है,
अब जैसे ये एक टॉपिक है, ये एक करंट का इशूज था कि डब्ल्यूटीओ मत्स्य सब्सिडी पर एक नया एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, जिसको कि स्विट्जरलैंड एक पहला कंट्री बना डब्ल्यूटीओ का कि जिसने इसे रेटिफाई किया, यानी इस पर उस एग्रीमेंट को साइन करने वाला डब्ल्यूटीओ का फर्स्ट देश हुआ, वो पहला देश हुआ। मत्स्य सब्सिडी क्या हुआ कि जैसे आप सुने होंगे कि इससे हमारा बायोलॉजिकल जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट हो रहा है, यानी जो फिशरीज इंडस्ट्री है वो प्रभावित हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर जब सब्सिडी दी जाती है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो जो भी मछुआरे होते हैं, ठीक है, यानी मछली मारने वाले लोग होते हैं, मत्स्य को जैसे सॉरी मछुआरे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बड़े पैमाने पर इसका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, यानी दोहन करते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनकी ब्रीड होती है, जैसे आप सुने होंगे कि साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में ये इशूज, क्योंकि उनके जो ब्रीड होते हैं छोटे छोटे वो एग होते हैं, वो भी उनके जो नेट होते हैं ना, जो जिस नेट से वो निकाल रहा होता है उसमें छोटे छोटे उसके अंडे आ जाते हैं, जिससे कि पूरी की पूरी ये जो फिशरीज इंडस्ट्री है यही कोलैप्स कर जाता है, यही प्रभावित होता है, ठीक है। तो इस पर जो सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्विट्जरलैंड ने इस व्यवस्था को, इस एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया, साइन कर लिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक टॉपिक है, राइट। मैं इस पर आपको लिखवा दूंगा, आगे जैसे बता दे रहा हूं कि क्या क्या हम लोग, जैसे एक आया था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। ये करंट प्री कम मेंस है ना, मतलब पीटी के साथ साथ मेंस की भी है ना ये, हाँ। तो अब देखो आप यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो, मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं और प्री के भी बन सकते हैं, ठीक है। प्री का तो बन जाएगा, पूछा जाएगा कि इसके कितने एस्पेक्ट्स हैं, कब इसको लॉन्च किया गया है, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, यही सब पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन प्री में। अब ये पूछा जाएगा मेंस में, यदि वो पूछेंगे तो इसके सामने क्या क्या चैलेंजेज है, यानी जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसके क्या क्या डायमेंशंस हैं, इनके पहलू हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। अब इनके सामने क्या क्या चैलेंजेज है इंडिया में, ठीक है, जैसे लॉजिस्टिक्स की चैलेंजेज है। लॉजिस्टिक्स समझते हैं ना आप लोग, यानी जो भी प्रोडक्शन होता है किसी भी इंडस्ट्री में, उसको मार्केट तक सप्लाई करने का जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन का, सप्लाई का, उसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। यदि कहीं पे मैन्युफैक्चर हुआ वो, तो उसको मार्केट तक एक्सेस करवाना, मार्केट तक पहुंचाना, जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सप्लाई हुआ, तो उसी को बोलते हैं लॉजिस्टिक्स। समझ रहे हैं? तो अब इस इंडस्ट्री के सामने क्या चैलेंज है, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स है, तो यहां से फिर मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैं आगे आपको क्वेश्चन भी दूंगा मेंस का। तो ये एक पहलू है। थर्ड, कुछ कुछ रिपोर्ट हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जो आपने देखा होगा, सुना भी होगा। कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है मेंस का। आप लोगों ने देखा होगा एचडीआई से तो कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब उनके क्या की पिलर्स हैं, ठीक है, उनके क्या क्या मतलब प्रमुख स्तंभ हैं,
तो वहां उसके बारे में जब आपको पता होगा कि एचडीआई को कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, तभी आप उस क्वेश्चन को मेंस प्रोस्पेक्टिव से बना पाएंगे। कौन ये करता है बताइए, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, बताइए। नहीं, कोई एक ही बताएंगे ना आंसर। हाँ, वर्ल्ड बैंक ही करता है। यानी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनके जो भी मेन मेन इंडेक्सेज है, मेन मेन रिपोर्ट है, वो तो आपको पूरा मतलब कंठाग्र होना चाहिए। नहीं, कंठाग्र मतलब कंठ पे होना चाहिए, जिह्वा पे होनी चाहिए, इस तरीके से याद होनी चाहिए। अब इनके क्या क्या डायमेंशंस हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में, यदि मेंस के क्वेश्चन, अब वर्ल्ड बैंक इसमें कुछ ऐसे चैलेंजेज बताया, ऐसा कुछ लूपहोल्स बताया इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो मेरे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमी की दुनिया में इसका तो बड़ा नाम है। ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये जो संस्थान है, आपको पता होगा कि ये बहुत सारा सर्वे भी करता है, बहुत सारे इंडेक्सेस जारी करते हैं, रिपोर्ट देते हैं, और जिसमें ये स्थिति बताते हैं कि इंडिया अभी किस लेवल पे, कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये सब हम आपको बता देंगे, आगे लिखा देंगे, पहले तो आप देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहली बात है, पहली शर्त है इकोनॉमी का करंट को जानने के लिए कि आपका इकोनॉमी पे बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नहीं, मैं जब सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करूंगा, तो बहुत स्टूडेंट होंगे कि अब पता चल रहा है कि उनको मॉनेटरी पॉलिसी बताना पड़ रहा है। नहीं, एक था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन, एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 23rd 2023। ये कौन लॉन्च करता है बताइए। ये रिपोर्ट है तो आप इसे इंग्लिश में ही लिख लीजिए, ठीक है। अब इसका हिंदी करेंगे ना तो अजीब आ जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, देवनागरी में वो लिख देंगे। ये कौन करता है बताइए, वर्ल्ड बैंक। ऐसा थोड़ना है कि सारे रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ही जारी करेंगे। नहीं, आईएमएफ भी नहीं है, वो भी नहीं है। और बताइए, और जितने आपको याद आ रहे हैं सबका नाम ले लीजिए। एग्जाम में यही तो होता है, मेंस के एग्जाम में क्या करते हैं हम लोग कि बचपन से जो कुछ भी सुने हुए हैं, यदि मान लो गाय पे निबंध लिख रहे हैं, तो गाय पे निबंध तो सब लिख देते हैं कि 2 हाथ होते हैं, उनके 2 पैर होते हैं, 2 आंख होते हैं, 2 कान होते हैं। नहीं, गाय के बारे में भी आप कुछ अच्छा निबंध लिख सकते हैं। नहीं, गाय को भी आप हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, सोसाइटी से जोड़ सकते हैं, ज्योग्राफी से जोड़ सकते हैं, इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं, फिलॉसफी से जोड़ सकते हैं, पॉलिटी से जोड़ सकते हैं। लेकिन हम तो वो जो 10th में लिखे थे कि वो चौपाया जानवर होता है, उससे आगे कहाँ ही कुछ पढ़ पाते हैं ना। ये जारी करता है, इनमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन यूएन का एक इंस्टीट्यूशन है, यूएनडीईएस से, नाम सुना होगा आप लोगों ने।
यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। अब आपको पता है जो भी आप एग्जाम दोगे ना, तो वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके जो भी बर्निंग इश्यूज हैं, ज्वलंत मुद्दे होते हैं या ज्वलंत कोई रिपोर्ट है, तो उससे क्वेश्चन वो कम फ्रेम करते हैं। अब जो लेटेस्ट जो ट्रेंड है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशंस वो ले आएगा कि आपने कभी न्यूज़पेपर में आया है, वो करंट में आया था, लेकिन हम लोग उतना उसके साथ हैबिचुअल नहीं है। ठीक है, जैसे और सब रिपोर्ट है, मान लीजिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब रिपोर्ट जनरली सभी को पता रहता है। नहीं, इसमें हम लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब तक पहुंच गए, लेकिन जो आंसर था वहां कहाँ ही पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, ये यूएन डेसा जो है और एक दो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ कोलेबरेट करके, सामंजस्य करके ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। ये सब हम लोगों का करंट का इशू है। ठीक है, यहाँ से इसके जो भी पॉइंट्स है ना, डायमेंशंस है ना, वो यदि आपको पता रहेगा तो इकोनॉमी के मेंस का आंसर राइटिंग में वो काफी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, वहां से वो फॉर्डर होता है ना, जो चारा के रूप में जो हम लोग, तो वो फॉर्डर पॉइंट के रूप में ये सब, और जब आप यहाँ का कोई भी पॉइंट आप डालोगे ना अपने आंसर में, तो एग्जामिनर समझो कि वो नहीं होता है कि बाउंस बैक, मतलब किसी चीज में, शेयर मार्केट में कैसे उछाल कर जाता है, आपने 1000 लगाए, पता चल रहा है 50,000, 25,000 तत्क्षण आ गया, तो किस तरीके से वो जंप किया, तो एग्जामिनर इतना एक्साइटेड होके आपको मार्क्स वो देंगे फिर। और जो टेक्निकल वाले जो बच्चे होते हैं, जैसे मान लो किसी ने आईआईटी वाला है या मेडिकल के बच्चे हैं, तो वो लोग यहीं से फॉर्डर पॉइंट कलेक्ट करते हैं। जैसे एक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, कौन जारी करता है ये बताइए, ये तो बता ही देंगे आप लोग। एक इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका हिंदी होते हैं विश्व आर्थिक मंच। यहां से आपको पॉवर्टी के रिगार्डिंग, इनइक्वालिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बहुत शानदार डाटा मिलता है। ठीक है, बहुत ही मतलब अच्छा, बेहतरीन, जो डाटा बहुत काम के होते हैं। मैं अभी जनरली इकोनॉमी में थोड़ा नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत लोग हैं जो, और एक विडंबना है, एक सच्चाई है मार्केट की, मतलब मार्केट, मतलब कंपटीशन लाइन की, जो जो सब्जेक्ट मुझे टफ लगता है ना, तो जनरली हम उसे थोड़ा साइड रखना चाहते हैं, साइड रखते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक साइकोलॉजी है इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जबकि मैंने बताया था आपको कि इकोनॉमी का इतना मेजर रोल प्ले करता है ये कंपटीशन में, और सब सब्जेक्ट में वो फ्लक्चुएशन होगा, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन इकोनॉमी का रोल आप देखेंगे कि डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपके सिस्टम में भी इसका काम है, और डे बाय डे बढ़ेगा क्वेश्चन ये इकोनॉमी का। आप देखो ना कि
काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आपने एक बार पढ़ लिया नेशनल इनकम, आपने पढ़ा होगा जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है, एनएनपी क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट कब इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। मार्केट प्राइस कब ज्यादा होगा। नहीं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखो ना, यूपीएससी या यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ठीक है। बिहार पीसीएस तो पहले तक, जैसे मान लो 66 तक पूरा स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे वो, लेकिन अब 67, 68, 69 में आप देखेंगे कि काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो पूछने लगे। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको इकोनॉमी को आप ऐसा नहीं कि इग्नोर करके चलेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपने देखा होगा कि इस बार एसए में इकोनॉमी ने कितना ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब एसए में यदि जिस बच्चे का समझो आप इकोनॉमी पे अच्छी पकड़ होगी तो उसने एसए अच्छा किया होगा, क्योंकि 200 नंबर के एसए सीधा सीधा था। एक एग्रीकल्चर वाला था और एक कौन सा था, और एक ब्लैक मनी से संबंधित था। एक जैसे है उत्कर्ष 2.0, नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये कौन लॉन्च किया है, ये किया है आपका आरबीआई। मैं बताऊंगा आगे कि इसके क्या फीचर्स हैं, उत्कर्ष 2.0 आरबीआई ने क्यों लॉन्च किया, क्या रीजन है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा चैलेंज, ये क्या है, ठीक है। तो करेंट और स्टैटिक पोर्शन भी आपका तब आप अच्छा से लिख पाएंगे जब आप करंट के बारे में आप अवेयर है, करंट की जानकारी है आपको, तभी तो आप उसमें पॉइंट डाल पाओगे। जैसे एक स्कीम है मेकिंग इंडिया ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री, ये शुरू किया है NCAER ने, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल पावर हाउस ऑन फार्म मशीनरी इंडस्ट्री, ठीक है। इसके इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स होंगे इसमें जो आपको मेंस प्रोस्पेक्टिव से काफी हेल्प करेगा। तो अब जरूरत है कि आप करेंट को किस अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं, किस दृष्टिकोण के साथ पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ने का क्या नजरिया है, ठीक है। रिजल्ट देता है कि आपका अप्रोच, रिजल्ट नॉलेज नहीं देता है। बहुत सारे नॉलेज वाले बच्चे कहाँ गए, नॉलेज वाले बच्चे तो कॉलेज में है। नॉलेज की जरूरत तो वहां है ना कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए, क्योंकि वो पूरा शोध ही किया है, वो 3-4 साल अनुसंधान ही किया है। पीएचडी आप करेंगे तो किसी टॉपिक पर आपको पता चलेगा कि यदि आप हिस्ट्री पे कोई बच्चा शोध कर रहा है
कोई ऐतिहासिक शायद पे मान लीजिए वो बनावली या कुछ इस पर शोध कर रहा है, तो अब पता चल रहा है कि वहीं पे वो रह रहा है, वहां पे अनुसंधान कर रहा है वो। ठीक, उसकी जरूरत थोड़ी ना है यहाँ पीएचडी की। बहुत सारे, मैंने बताया था कि बहुत सारे आईएएस वाले बच्चे होंगे जो सिलेक्ट है। मैंने बताया था कि एक लड़का है जो सिलेक्ट है, आप उससे कुछ बेसिक चीजें बता पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। बीपीएससी का प्री नहीं निकला था उसका, और यूपीएससी मेंस दे के आया था वो। उसी साल फिर इंटरव्यू भी दिया, सेलेक्ट भी हुआ। हम लोगों ने पूछा कि यार प्री नहीं हुआ आपका, क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा कि यार इतने फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे थे, उतना कौन ही पढ़ता है। नहीं, कहा वो जो एक बुक आती है लूसेंट, कहा कि वो जो लूसेंट पढ़ता होगा उसका हो जाता होगा। नहीं, तो मैंने कहा कि लूसेंट तो तुम्हारे पास भी है, तो तुमने पढ़ा नहीं? कहा वो खरीद के लाए थे, वही रखा हुआ है, उसे सुबह शाम एक बार देख लेता हूँ। देख लेता हूँ मतलब वहीं देख लेता हूँ, उसे निकालता भी नहीं। किसी ने कहा था कि लूसेंट रख लेना चाहिए, तो शुरू में ले लिया था, बाद में उसकी उपयोगिता समझ में आ गई तो मैंने उसे रख ही दिया। ठीक है, तो नॉलेज रिजल्ट आता है आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से। और मैं बता रहा हूं कि बीपीएससी ने तो एक डायनेमिक चेंज किया है। बीपीएससी के बारे में जो एक परसेप्शन था स्टूडेंट के माइंड में कि पूरा पीट फैक्ट पूछता है लूसेंट, अब तो मुझे लगता है लूसेंट से भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे वहां। नहीं, हिस्ट्री में भी वो इतना डेप्थ में जा रहा है। ठीक है, कहाँ ही बनते हैं वहां से। अब जैसे देखिए एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है आपका मेंस में, वहां से एक करंट में क्वेश्चन है। अब आप देखिए ये प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास योजना, जैसे आपने सुना होगा कि पहले एक लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी हुआ करते थे, उसको मर्ज करके संसद टीवी बना दिया गया। तो यहाँ पे डीडी न्यूज और ऑल इंडिया डीडी न्यूज और प्रसार भारती है शायद। नहीं वो, हाँ वो तो लोकसभा और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया गया। वो इसलिए मर्ज कर दिया गया कि मतलब गवर्नमेंट पे ये आरोप लगा, मतलब पहले मैं आपको उसके क्रिटिक्स बता देता हूँ फिर उसकी पॉजिटिविटी बताऊंगा। उस पे ये, उन पे ये आरोप लगा कि जो क्या कहते हैं, सरकार ने कहा, सरकार का पक्ष ये था कि दोनों जो हैं, दोनों के पास उतने वर्क नहीं है, उतनी इफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि काम बहुत छोटा है, संसद का जब सेशन चल रहा होता है तभी उनकी यूटिलिटी है। ठीक है, तो इसको हम यदि मर्ज कर देंगे दोनों को, जैसे राज्यसभा टीवी की तो फिर भी सिग्निफिकेंस थी, क्योंकि राज्यसभा टीवी पे आप देखोगे तो उस पे डेली कुछ ना कुछ न्यूज एनालिसिस होते रहता था, एक्सपर्ट लोग आके उस पर डिबेट करते थे। लेकिन लोकसभा टीवी की उतनी यूटिलिटी थी नहीं, वो जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता था तभी वो लाइव करते थे। तो उसको मर्ज कर दिया गया, वो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इसको मर्ज कर देंगे, मर्ज करके कोई एक नया प्लेटफॉर्म बना देंगे तो उससे ये ज्यादा इफिशियंट तरीके से काम करेंगे। राइट, विपक्ष वाले लोगों ने कहा कि जो इसके अपोजिट में जो तर्क है, उन्होंने कहा कि इससे बड़े पैमाने पर जो लोग जॉब में हैं उनके जॉब छिन जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे। तो यहाँ पे डीडी न्यूज और प्रसार भारती है शायद, में भी मैं बताऊंगा आगे। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे को बिल्ड करने के लिए, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए ये एक ऐसा योजना लाया गया है, प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास योजना, ताकि उसको और इफिशियंट तरीके से वो प्रॉपर वर्क कर सके। जहां पे मान लीजिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कोई टर्म आ जाए, अवसंरचना संबंधी, तो उसको आपको तुरंत फाइंड आउट करना है, देखना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर कि आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यदि मेंस का आप दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एमएसएमई सेक्टर हो गया, मतलब ये सब माना जाता है कि काफी वाइब्रेंट टॉपिक है। इस पर आपकी एक ठीक ठाक पकड़ होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप अपनी तैयारी को आगे करते हैं, मतलब इकोनॉमी का हो गया, कोई भी टॉपिक, जैसे पॉलिटी का ही टॉपिक है, पॉलिटी का ही आप करंट पढ़ोगे, तो वही बच्चा अच्छा कर पाएगा जिनका बेसिक क्लियर है। नहीं, जो फंडामेंटल राइट्स को समझ रहा है, टीपीएसपी को समझ रहा है, ठीक है, तब तो फिर पार्लियामेंट में कुछ भी, मान लीजिए गवर्नमेंट के बारे में कहा जाता है कि यार फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ये प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ठीक, तब फिर वो समझ पाएगा कि चीजें क्या है, वास्तविकता क्या है, वो किस सीमा तक उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि आर्टिकल 13(2) सुप्रीम कोर्ट को ये स्पेशल राइट्स दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट स्टेट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को नल एंड वाइड कर सकता है, यानी उसको रिपील कर सकता है, ठीक है, उसको अवैध घोषित कर सकता है, यानी उसकी वैधता पर सवाल खड़ा कर सकता है, जिस सीमा तक वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो। आप पढ़ोगे बेयर एक्ट में तो लिखा हुआ शब्द है कि टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन, यानी जिस सीमा तक फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट करेगा, स्टेट के द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ, उस सीमा तक सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वाइड घोषित कर देगा। तो मैं ये बता रहा था कि पॉलिटी का भी करंट का कोई टॉपिक है तो उसको वही बना पाएंगे जिनका स्टैटिक पोर्शन ठीक ठाक है। इकोनॉमी में वही अच्छा कर पाएगा करंट जो स्टैटिक को समझ पा रहा है। समझ रहे हैं आप? अदरवाइज फिर वो नहीं ही कर पाएंगे, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। और आप मार्केट के मैगजीन से कोई भी, कहीं भी किसी भी कोचिंग का कोई नोट्स हो, क्लास नोट्स है, उसमें बहुत ज्यादा स्कोप रहता नहीं है, ठीक है। आप जब जानोगे कि वो बना कौन रहा होता है, लिख कौन रहा होता है, क्योंकि कोई फैकल्टी वहां नहीं बना रहा होता है बैठ के, कोई पटना यूनिवर्सिटी के कोई एचओडी नहीं बनाते हैं जो मार्केट में आपको कंटेंट मिलते हैं। इसीलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ऑथेंटिक बुक पढ़िए, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं तो उससे आपके मैटर इनरिच होंगे, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा आपको कि आप जो मार्केट में नोट्स पढ़ रहे हो, जनसत्ता, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी हिंदी के न्यूज़पेपर है, वहां से कट कॉपी पेस्ट वाला मामला होता है। और उससे एग्जाम, उससे आपको पॉइंट ही नहीं मिलेंगे ना। जो आप, जैसे मान लो कोई पॉइंट लीक हो गए, जैसे मान लो कोई भी टॉपिक मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेकेंड टॉपिक मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ, वो जो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, आप लोग इसका सर्च कर लेना हिंदी में। हिंदी में जो भी आपको कंटेंट मिलेगा ना, क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मतलब आप सच मानो, पता नहीं आप कितना बिलीव करोगे, हिंदी माध्यम के बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं है। जो पढ़ते हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सोर्स का, मतलब जो रिसोर्सेज है उसका लैक होना है, ठीक है, वहां पे वो लैक करते हैं, यानी रिसोर्सेज का अभाव है। दूसरी बात, यदि जो पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, आपको मतलब भाषाई दक्षता होनी चाहिए कि आप इंग्लिश को भी, इंग्लिश के कंटेंट तक आपकी एक्सेस होनी चाहिए। ये रियलिटी है। जैसे यदि कोई मान लो बीपीएससी वाला, बीपीएससी में हिंदी माध्यम का मुझे लग रहा है कि रिजल्ट अब तो 1 to 10 से मैं 2 बार से देख रहा हूँ कि उसमें टॉपर टोटल इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, और यहाँ भी आईआईटीएन आ गए हैं। नहीं, क्यों आ गए हैं, उनका क्यों रिजल्ट होता है? क्योंकि उनका अप्रोच एक बड़ा तगड़ा होता है, क्रिस्टल क्लियर होती है उनके दिमाग में चीजें। वो नहीं भटक रहा होता है रमना रोड में कि चलो भैया सर आपके यहाँ कौन सी क्लासेज चल रही, करेंट की क्लासेज सर कब से स्टार्ट। तो उसको पता है ना चीजें कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है। नहीं, मुझे पता ही नहीं होता है, हम भटक रहे होते हैं, गुम हो रहे, मतलब भटक रहे होते हैं। नहीं, और भटक रहे होते हैं तो भटक ही जाते हैं, ठीक है, फिर हम इमर्ज नहीं होते, जो आपने ऐसे लिखा था कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते, ये ऐसे पूछा था यूपी से। तो आपको, जैसे कोई हिंदी इंग्लिश वाला बच्चा यदि 100% मेहनत कर रहा है ना, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो हिंदी वाले का आप समझ लो कि उसका रिजल्ट होगा जब वो 125% देगा अपना, ठीक है।
ये फैक्ट है, एक लड़के ने बताया था मुझे। मतलब वो यूपीएससी पास आउट था, इंग्लिश मीडियम का था। शुरू में मैंने उन लोगों से 15-16 में पूछा था कि यार हिंदी वाले के बच्चे का रिजल्ट, उस टाइम में ग्राफ कम आने लगा था, तो उसने मुझे बताया कि एक बात बताऊं, ये रियलिटी है कि इंग्लिश वाले बच्चे जितना मेहनत करता है कंटेंट पे, स्टडी करता है वो, उससे हिंदी वाले बच्चे को, उससे आपको 125% मेहनत करना पड़ेगा। इट मीन्स कि अपना 25% ज्यादा देना होगा उसकी तुलना में। अब आप ही सोचिए कि इस पर हम कहाँ काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कंटेंट मार्केट में बहुत है, ऐसा नहीं है कंटेंट की कमी नहीं है मार्केट में। हिंदी में भी बहुत सारे कंटेंट है। अब पता चलता है कि हम किस अप्रोच के साथ उस कंटेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये है। हो गया ना? चलो, समय भी हो गया। तो एक टॉपिक था जो डिस्कस करना था, मैं आपको बताता। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी अब इसकी क्या क्या